ठीक, इंटरमीडिएट फिजिक्स में आज मैं आपसे शुरू करूंगा इंटर फिजिक्स के लिए अनसोल्ड। और पहला पेपर है जो 2022 में ये आया था। 2022 के सभी सेट को डे बाय डे हम लेकर चलेंगे। आज पहला सेट है 346 GA के नाम से सेट है ये। इस सेट की मैं बात करूंगा। पहला क्वेश्चन लिखा है कि दो इक्वेशन दी गई हैं। पहले का कै और पहले के कै में दिया गया है क्वेश्चन I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 किसी परिपथ में जो स्रोत लगा है उसके लिए वोल्टेज धारा दी गई है और विद्युत वाहक बल दिया गया है और कहा गया है कितनी शक्ति व्यय होगी। बच्चों इसमें यह देखना शक्ति का फॉर्मूला क्या है। व्यय शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर V RMS I RMS cos फाई। देखो मैं कहना ये चाहूंगा यहाँ पर कि साइन से पहले जो लिखा होता है वो आयाम होते हैं। ये धारा का शिखर मान है, ये वोल्टेज का शिखर मान है। कला साइन से बाद में जो होता है वो कला होती है। ठीक, इसमें हालांकि मैं आंसर डायरेक्ट भी दे सकता हूँ। V RMS को लिख सकता हूँ V0/√2, I RMS को लिख सकता हूँ I0/√2। ये मैं आगे के लिए बता रहा हूँ कि अगर बाई चांस इस क्वेश्चन में तो क्लियर है कि यहाँ पर ओमेगा टी कला है, ओमेगा टी इसमें पाई बाई 2 ज़्यादा है, यानी पाई बाई 2 जो है कलांतर है। ये फाई पाई बाई 2 है। तो ये वैल्यूज अगर मैं पुट करूँगा तो मुझे V RMS I RMS और cos फाई की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। फॉर्मूला आएगा P बराबर V RMS I RMS cos पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। और जब cos 90 की वैल्यू 0 होगी तो P की वैल्यू क्या जाएगी 0। क्लियर। तो यानी क्वेश्चन कुल मिलाकर कई बार आता है बोर्ड में, हर बार कालांतर 0 नहीं होगा, V RMS की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ये V0 की वैल्यू I0 की वैल्यू पुट करके भी आंसर आ सकता है। तो ये इस प्रकार यहाँ पर आपका हो जाता है। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँगा। दूसरा क्वेश्चन है 0 केल्विन पर शुद्ध अर्धचालक होता है। अर्धचालक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में बंधे होते हैं ना, तो 0 केल्विन पर अर्धचालक जो होता है वो विद्युत रोधी होगा, इंसुलेटर होगा, अचालक होगा, कुचालक होगा। तो इसका आंसर क्या होगा विद्युत रोधी। 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक कैसे व्यवहार करेगा, अचालक की तरह, कुचालक की तरह और विद्युत रोधी की तरह। एक क्वेश्चन है V इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। अब ये डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला जो आता है आपको उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए वैसे तो। ठीक, अब अगर उसको कैलकुलेट करना आपको नहीं आएगा तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। हम क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि जिससे डिफरेंट सॉल्यूशन आ जाए। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य पता है ना, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला होता था लैम्डा इज इक्वल टू √150/V, है ना, और ये एंगस्ट्रॉम में होता है। 150 का वर्गमूल लगभग क्या आएगा इसमें देख लीजिए, कोई ना कोई सा होगा। ये क्वेश्चन मिले जुले रहते हैं। कौन सा है ये 12.27/√V एंगस्ट्रॉम। 144 का वर्गमूल 12 होता है ना, तो 150 का वर्गमूल 12 से कुछ ज़्यादा होगा, यही तो होगा ना। तो ये इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 12.27/√V एंगस्ट्रॉम। मामला एंगस्ट्रॉम में आएगा, मीटर में नहीं है, इस पर फोकस करना है। तीसरा क्वेश्चन मेरा है परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं। आपको याद है अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। जब हम अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग पढ़ते हैं इसमें बहुत सा एक कंफ्यूजन रहता है। देखिएगा, आपको याद है जब आपको क्लास में पढ़ाया गया अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग तो क्या हुआ था। ये एक परमाणु, उसी से सिद्ध हुआ था ना नाभिक की उत्पत्ति। बीच में नाभिक, अल्फा कण आया और अल्फा कण आके चला गया, ये तो हुआ है ना। तो वो जो अल्फा कण गया दूर, वो दूर क्यों गया था भाई। अल्फा कण पर भी धनात्मक आवेश होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, नाभिक पर आवेश Zd होता है। तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, +Q और +Q के बीच प्रतिकर्षण बल। उस बल को क्या कहते थे, कूलाम का बल, है ना। तो यहाँ पर क्या कहेंगे आप, गुरुत्वीय बल
नाभिकीय बल, कूलाम बल, चुंबकीय बल, कूलाम बल। इसे नाभिकीय बल मत क्या देना, कंफ्यूज मत होना। नाभिकीय बल होता है, उस नाभिकीय बल के कारण तो जो नाभिक के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में बंधे रहते हैं, वो नाभिकीय बल है। एक और है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण की आवृत्ति का परास क्या है। देखिएगा, अवरक्त विकिरण की जो आवृत्ति का परास होता है, आपको याद है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के बिना मैंने आज तक अपने जीवन में पेपर नहीं देखा कि जिसपे विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित कोई क्वेश्चन ना आया हो। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कौन कौन से विकिरण आपने देखे थे, याद है? गामा किरणें, एक्स किरणें, है ना, और पराबैंगनी विकिरण, और दृश्य प्रकाश, और अवरक्त विकिरण, और रेडियो तरंगे। तो अवरक्त विकिरण से एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पॉपुलर निकल आता है, ऊष्मीय विकिरण। अवरक्त विकिरण ऊष्मीय विकिरण का रूप है, ऊष्मा ही अवरक्त विकिरण है, और इसकी जो आवृत्ति होती है वो लगभग 10 हर्ट्ज से 1014 हर्ट्ज के बीच होती है। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक 10 से 1014 हर्ट्ज के बीच होती है। इसमें 10 से 1014 के बीच के फैक्टर दे रखे हैं, 3 × 1012 से 3 × 1014 हर्ट्ज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है, क्या परिवर्तित होगा? बच्चों, आवृत्ति एक ऐसा गुण है जो माध्यम को बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है। कौन है? आवृत्ति। जब से मैं पढ़ता था तब भी एक क्वेश्चन आता था कि कौन सा ऐसा गुण है जो माध्यम बदलने पर नहीं बदलता है। एक प्रकाश किरण वायु से जल में चली गई तो कौन सा गुण होगा? आवृत्ति। ठीक, तो आप इसे आगे हम चलेंगे अब हल्के से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन खंड ख 2 का क। 2 का क में है, एक अल्फा कण, देखो बच्चों एक आदत बना लो, जब भी अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ऐसे शब्द आए ना, उनका आवेश लिख दिया करो अपने आप। जैसे आया एक अल्फा कण, तो अल्फा कण का आवेश कितना होता है? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है ना। आगे कहा 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। वैद्युत क्षेत्र दे रखा है कितना? 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम, उस पर लगने वाले बल की गणना करनी है। कोई फॉर्मूला बताएगा? शाबाश बताएं। F = QE या E = F/Q, बस। और F = QE से इनका आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक होता है न्यूटन, कैपिटल N लिखा जाएगा, स्मॉल n नहीं। इसमें एक और, जब ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो दिशा भी पूछी जाती है। तो दिशा क्या होगी? अगर ये धन आवेश है, चूंकि अल्फा कण धन आवेश है, तो इन दोनों की दिशा एक होगी। जो दिशा बल की होगी वही दिशा वैद्युत क्षेत्र की, जो दिशा वैद्युत क्षेत्र की होगी वही दिशा बल की। अगर यही क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन का होता तो बल की दिशा विपरीत होती। वैद्युत क्षेत्र बाएं से दाएं तो बल दाएं से बाएं। क्लियर? आगे, विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। विद्युत फ्लक्स किस चीज से व्यक्त करते हैं? विद्युत फ्लक्स को फाई से। ठीक, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होगी? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा ये होती है, बहुत छोटी सी परिभाषा है, कि कहीं वैद्युत क्षेत्र है ना। क्या है? कोई वैद्युत क्षेत्र। ये मान लिया वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र है तो वहां वैद्युत बल रेखाएं भी होंगी ना, वैद्युत बल रेखाएं होंगी। वैद्युत क्षेत्र में मैं एक पृष्ठ की कल्पना करता हूं, एक इमेजिनेशन करते हैं दिमाग में कि भाई ये पृष्ठ है या ये पृष्ठ है। ठीक, इस पृष्ठ से देखो, बंद पृष्ठ से 1 2 3 4 बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो ये इस पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स है। और इस पृष्ठ से कितनी गुजर रही? 2, तो इसके लिए कितना वैद्युत फ्लक्स है? 2। यानी वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है। ठीक, देखिए मात्रक के लिए बच्चों हमेशा जब भी कोई मात्रक लिखें, कोई परिभाषा पेपर में आती है, तो इतना लिखने से काम नहीं चलता, उसके लिए उसका फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला इसमें लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स को फाई से व्यक्त करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता था वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। अब देखिएगा, इसका मात्रक पूछा है उसने,
तो मात्रक बनाना सीखिए। और मात्रक हमेशा पूरा वो ना भी पूछता ना, अगर ये क्वेश्चन ये आता बच्चों कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा देना है, वैद्युत फ्लक्स का पूरा फॉर्मूला लिखना है, और वैद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले के बाद उसका मात्रक कैलकुलेट करना है। कैसे? फाई का मात्रक क्या होगा? ई का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। यह क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। अब ये 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और मात्रक आएगा वोल्ट मीटर, तो ये इसका मात्रक हो गया। ठीक, कभी कभी ऐसा आएगा वैद्युत फ्लक्स का निम्न में से कौन सा मात्रक है, यानी मात्रक एक नहीं हो सकते। अब देखो, ई का मात्रक वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, और डीएस का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। ठीक, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी इसका मात्रक होगा। अगर विकल्प में आ गया क्वेश्चन भाई वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, अब वोल्ट वाला नया ये आया, तब क्या होगा भाई? तो डिफरेंट यूनिट हो सकती हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। आगे, ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध के लिए V तथा I के बीच ग्राफ खींचिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओमीय और अनोमीय, ओमीय किसे कहते हैं भाई? जो चालक ओम के नियम का पालन करता है वो ओमीय चालक, और जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करता है वो अनोमीय चालक, है ना। एक सीधी सी बात बताते हैं, ये एक एक्स अक्ष पे करंट ले लिया और वाई अक्ष पर हमने विभवांतर ले लिया, वोल्टेज डिफरेंस ले लिया। ठीक, अगर ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा आई तो वो ओमीय है। क्या है वो? ये ओमीय है। चलो ये छोड़ो, क्वेश्चन ये आ जाए कि एक चांदी का तार है कम धारा पर, उसके लिए वोल्टेज और वी ग्राफ खींचिए, यही होगा। यानी एग्जाम्पल दे दिया क्वेश्चन में भाई, एक एग्जाम्पल दे दिया ना। अगर एग्जाम्पल ये दे दिया कि डायोड के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचिए, डायोड क्या है? अनोमीय, और अनोमीय के लिए क्या होगा? अनओमीय के लिए देखो ये होगा, होना तो ये चाहिए अगर ओमीय है तब, और अनोमीय के लिए क्या होगा? शुरू में पालन करेगा और फिर पालन नहीं करेगा। ये किसके लिए है? अनोमीय के लिए है। थर्मिस्टर है, अनोमीय के उदाहरण भी आ जाते हैं कभी कभी। अनोमीय के उदाहरण कौन है? थर्मिस्टर, डायोड, है ना, जंक्शन डायोड, ज्यादा धारा पर तार, गर्म तार, वो सब अनोमीय है। और ओमीय के उदाहरण कौन है? कम है जी, कम ताप पर चांदी के तार, तांबे का तार, ये सब क्या है? ये सब ओमीय है। क्लियर है? चलो एक आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो डी ब्रोगली का एक और क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा था ना विद्युत चुंबकीय विकिरण और डी ब्रोगली ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हर पेपर में आती हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, बड़े क्वेश्चन आएंगे, वो भी न्यूमेरिकल हम कराएंगे आपको। ये है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। कौन बच्चा बताएगा? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के रूप में लिखना है, बोलो, बताएगा कोई? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहां से आई थी? कोई एग्जाम्पल बताओ ना। डी ब्रोगली का फॉर्मूला कहां से फॉर्मूला बना था? वो नहीं पता है? फोटॉन की ऊर्जा से आई थी ना। कहां से आया था बताओ तो मुझे, तुम बता तो रहे नहीं हो। डी ब्रोगली का मतलब क्या है? नहीं नहीं, वो डी ब्रोगली तो प्लांक का बता रहे हो। प्लांक की परिकल्पना नहीं कि सूर्य का प्रकाश लगातार नहीं आता। चलो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपको बताया था, इस वजह से आपको छोड़ता हूं। इसे मुझे ला कर देना, कहां से लाओगे आंसर इसका? आना चाहिए वैसे तुम्हारे पास इतना। लैम्डा जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है वो H/mv पढ़ा है आपने या नहीं पढ़ा? ये गतिज ऊर्जा के रूप में लाना है। कहां से लाएंगे गतिज ऊर्जा के रूप में? K बराबर क्या होता है? QV, और K बराबर K की जगह क्या लगा सकता हूं? हाफ mv²। तो ये लगा सकता हूं ना यहां से, तो इन्हें मिलाकर लाओ ना आंसर। हाँ, mv निकालेंगे यहां से, तो आप करो अपने आप, मैं मुझसे क्यों करवा रहे हो? बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं। चलो आगे एक क्वेश्चन ये है आपका, ये मेरा फेवरेट भी है और बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे ये क्वेश्चन। ध्यान से सुनेंगे। एक लेंस है ये इसे बीच में से काटा उन्होंने। उसने कहा एक उत्तल लेंस के प्रत्येक तल की त्रिज्या 20 सेमी है। इस तल की त्रिज्या भी 20 सेमी है, इस तल की त्रिज्या भी 20 सेमी है। देखो इस तल का केंद्र इधर होगा
और इस तल का केंद्र इधर होगा और दोनों की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। पहले तल का है इधर तो r1 कह दूंगा, प्लस होगा क्योंकि दाईं ओर की दूरी प्लस में होती है, और दूसरा तल है उसे माइनस कहूंगा क्योंकि बाईं ओर की दूरी माइनस में लेते हैं। लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? 1.5। अब उसने कहा AB के अनुदिश काट दिया। किसके अनुदिश? चलो मैं भी इसे काट देता हूं, आप तो नहीं काट पाएंगे पर मैं इसे AB के अनुदिश काट देता हूं। मैंने AB के अनुदिश काटा, ये ऊपर A लिखा हुआ था, इधर B लिखा हुआ था, तो अब ये लेंस ऐसा बन गया। ये लेंस कैसा बन गया? समतल उत्तल। कैसा बना भाई? एक पृष्ठ समतल हो गया और एक पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ कटा, पहला या दूसरा? दूसरा। तो समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अब कितनी हो जाएगी? समतल पृष्ठ दूसरा बना और समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी अब अनंत। 20 नहीं रह गई कि उसे काट कर क्या बना दिया? समतल। अब फोकस दूरी पूछी गई है। फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/f। कैलकुलेट करना है। m की जगह 1.5 लगाया है, r1 की जगह 20 लगेगा और r2 की जगह अनंत लगेगा। आंसर आप कैलकुलेट कर लेंगे मेरे ख्याल से। हाँ जी, ऐसे अगर हम इस लेंस को, अगर ये लेंस ऐसा ही होता और अगर इस लेंस को मैं क्या करता, अगर वो कहता CD के अनुदिश काट देंगे तो क्या होगा? CD ऐसे लिख देता हूं, इधर C इधर D, अगर मैं ऐसे काट देता तो क्या होगा? लेंस ऐसा बनेगा। अब भी लेंस के दोनों पृष्ठ रहेंगे, तो इस कंडीशन में आके R1 क्या लगाएंगे? 20 और R2 का लगाएंगे -20 और फॉर्मूले में फिट कर देंगे। चलिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, और मेरा मानना है कि अगर हम अनसोल्ड प्रॉपरली कर लेते हैं लगभग 90% मार्क्स आराम से आएंगे, परंतु हमें एक एक क्वेश्चन की व्याख्या करनी होगी। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ के बिना रटे करना होगा। एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उत्तेजित मतलब वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में पहली कक्षा में नहीं है, वो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी किसी कक्षा में है। हमें कैलकुलेट करना है किस कक्षा में है, तो बताऊंगा उसका रास्ता। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन ऐसी स्थिति में है कि उसकी जो ऊर्जा है, मैंने मान लिया वो nवें ऊर्जा स्तर में है और उसकी ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? कोणीय संवेग। कोणीय संवेग को J कहते हैं और वो मुझे कैलकुलेट करना है। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला जो आपने पहले से पढ़ रखा है वही उसने दिया है, -13.6/n²। चलो, मुझे कोणीय संवेग ज्ञात करना है। मुझे कोणीय संवेग से पहले यह ज्ञात करना होगा कि जिस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किस कक्षा में है, वो किस ऊर्जा स्तर में है। En की वैल्यू पुट कर देता हूं, -3.4 -13.6/n²। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, n² ये आ जाएगा और n की वैल्यू 4 यहाँ आ जाएगी, n की वैल्यू 2 आ गई। ठीक, अब मुझे कोणीय संवेग कैलकुलेट करना था। कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है यहाँ पर NH/2π। NH/ और वैल्यू n की वैल्यू 2 लगाऊंगा और 2 से 2 कैंसिल और कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। और कोणीय संवेग का मात्रक होगा जूल सेकंड। क्या होगा? जूल सेकंड। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था ये। और इसके बाद आगे मैं चलता हूँ आपके लिए 2 का क। ठीक, अब ये 2 का क में पहला क्वेश्चन तो आया है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के निष्कर्ष लिखिए, वो आप याद कर लेंगे मेरे ख्याल से। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 विशेषताएं लिखिए, इनके संचरण आरेख खींचकर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की अवयव दिखाइए। देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग में बार बार कह रहा था ना, दूसरा क्वेश्चन आया ना, विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? पहली विशेषता ये है, मैं आपको बता दूं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और विद्युत चुंबकीय तरंगें दूसरा प्रकाश की चाल से चलती हैं। तीसरा जो उसने आरेख बनाने को कहा है वो उसका गुण ही है। कैसे बताऊं? देखो, जब विद्युत चुंबकीय तरंग चलती है तो विद्युत तरंग वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, देखिए होगा क्या, कोई तार है, उस तार में हमने बहुत ज्यादा धारा प्रवाहित कर दी। क्या कर दी? ऊंची आवृत्ति की धारा प्रवाहित कर दी, ऊंची आवृत्ति की। तो तार से ऊर्जा निकलने लगती है बाहर,
उस ऊर्जा जो निकलती है वो तरंग के रूप में चलती है, उस तरंग को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। बात समझ में आई? एक तार में धारा, ऊंची आवृत्ति की धारा प्रवाहित की, तो तार से ऊर्जा संचरित हुई, तरंगों के रूप में निकली, उस तरंग को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। तो होगा क्या? यह तरंग की चाल है, विद्युत चुम्बकीय तरंग चल रही है, ये डायरेक्शन है चलने की। ठीक, तो ये इस खूबी होती है कि यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? एक दूसरे के। अभी एक मैं बिल्कुल सच है बता रहा हूं, पहले मैं इनका इसे लिख देता हूं, इसके आरेख को दिखा देता हूं, फिर आपसे बताऊंगा एक बच्चे का क्वेश्चन जो मुझसे कभी था कई साल पहले। देखो ये तरंग चली, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा इसे, इसी आगे बढ़ाता रहना, इसे आगे बढ़ाता रहना। ठीक, ये तो हो गई तरंग के चलने की दिशा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? वाई अक्ष पर। तो ये अगर वैद्युत क्षेत्र है इधर, तो हम यहां क्या करेंगे? इसकी दिशा लंबवत तो दिखाएंगे भाई, वैद्युत क्षेत्र वाई अक्ष पर है ना, तो वैद्युत क्षेत्र लंबवत दिखाएंगे। अगले चक्र में क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र नीचे आ जाएगा, तो ये फिर लंबवत दिखाएंगे। आगे अगर मैं ले जाना चाहूं ना इसे, तो फिर से क्या होगा भाई? क्या होगा? ये वैद्युत क्षेत्र फिर ऊपर चला गया, यही तो होगा, वैद्युत क्षेत्र लंबवत दिखाएंगे। और बहुत से बच्चों को मैंने देखा कि वो इसे डिजाइन सा बनाते हैं कि वैद्युत क्षेत्र तो सीधा दिखाना है और चुंबकीय क्षेत्र तिरछा दिखाना है। तिरछा नहीं दिखाना, चुंबकीय क्षेत्र तो है ही जेड एक्सिस में, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत दिखाने हैं। कौन कौन? वी, ई और बी। तो वी की दिशा तो ये हो गई, वैद्युत क्षेत्र की दिशा वाई एक्स के लंबवत हो, वाई एक्स के समांतर हो गई, और चुंबकीय क्षेत्र ये क्या है? जेड एक्स है। ये क्या है? जेड एक्स। तो ये चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये फिर चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये फिर चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये कैसे दिखाएंगे हम? ये जेड एक्स पे दिखा रहे हैं हम। किस पे दिखा रहे हैं हम? जेड एक्स। जेड एक्स तो इधर का है ना ये, तो इसके समांतर दिखाएंगे हम। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये इसका आरेख पूरा बन जाएगा। एक दो जगह गलत लगे वो सही लगाना, जो मैंने बताया वही समझाना। आगे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इतना अच्छा है, मैं पढ़ देता हूं। प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर क्या है? प्रकाश के दो स्रोतों के बीच की दूरी है। उसने कहा ज्ञात कीजिए 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस को कहां रखें कि दोनों का प्रतिबिंब एक जगह बने। ठीक, मैं आपको इसे समझा देता हूं। प्रकाश के दो स्रोत हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैंने बार बार बोल रहा हूं, अनसोल्ड करके मैं 90% की गारंटी तब ले रहा हूं जब आप उस क्वेश्चन को समझ के करें, रट के नहीं। ये हूबहू क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, ये नया क्वेश्चन है। प्रकाश के दो स्रोतों के बीच की दूरी 24 सेमी है। चलिए, एक स्रोत ये है प्रकाश का और एक स्रोत ये है। मैं एक को कह देता हूं ए, एक को कह देता हूं बी। ये दो प्रकाश के स्रोत हैं और इनके बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। इनके बीच 9 सेमी फोकस दूरी का एक क्या रखा मैंने? मैं थोड़ा सा स्रोत पास ले लेता हूं, दूर ले लिया मैंने। मैं थोड़ा सा स्रोत आपका ले लेता हूं। ये ए है, ये बी है, और इनके बीच एक लेंस रखना है। फोकस दूरी उस लेंस की 9 सेंटीमीटर है और मुझसे ये कहा गया है कि लेंस कैसे रखें कि दोनों स्रोतों का प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। ठीक, मान लिया जब बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, मैं एक स्रोत को लेंस से x दूरी पर रखूंगा और दूसरी स्रोत को 24 माइनस x दूरी पर मैं रखूंगा। प्रतिबिंब एक जगह बने। प्रतिबिंब बनाना तो आना चाहिए आपको। चलो, ये मैंने मुख्य अक्ष ले ली। क्या ले ली? मुख्य अक्ष। अब आप देखना, इस वस्तु से प्रकाश किरण चलती है, लेंस पर गिरती है और लेंस उस प्रकाश किरण को मोड़ देता है और प्रतिबिंब आई पर बन गया। ठीक, लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या कहते हैं? v। तो लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी हो गई v, हो गई। इस लेंस से वस्तु तक की दूरी कौन हुई? x। मैं पहले इसी की बात करता हूं। लेंस की फोकस दूरी का एक जनरल फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। v क्या है? लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी।
u क्या है, लेंस से वस्तु तक की दूरी, और f क्या है, फोकस दूरी। ठीक, वस्तु तक की दूरी कौन है, x, लगाऊंगा माइनस में, क्यों लगाऊंगा माइनस में, बाईं ओर है। प्रतिबिंब तक की दूरी कौन है, v, लगाऊंगा प्लस में ही, दाईं ओर है। तो 1/v माइनस 1/- x बराबर 1/9, और 1/v की वैल्यू प्लस 1/x बराबर 1/9, और 1/v बराबर 1/9 माइनस 1/x, इक्वेशन नंबर 1। बोलो बात समझ में नहीं आई? इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं साइड में लिख देता हूं, 1/v बराबर 1/9 माइनस 1/x, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं किसकी बात करूंगा, दूसरी स्थिति की करूंगा ना। अब देखो दूसरी स्थिति कैसे बनी, अब कहां बनेगा प्रतिबिंब और क्यों बनेगा प्रतिबिंब। देखो बेटा ऐसे बनेगा, इससे प्रकाश किरण चली, लेंस पर गिरी, ठीक, उस लेंस से जाने के बाद, क्योंकि वस्तु ही उल्टी तरफ रखी है ना, अब ये प्रकाश किरण इसे थोड़ा सा इसे मोड़ देगा, सीधा जाने देने का लेंस, ये लेंस इस प्रकाश किरण को थोड़ा सा क्या करेगा, मोड़ देगा। इस मुड़ी हुई किरण को जब मैं पीछे बढ़ाऊंगा तब ये आई पर मिलती प्रतीत होगी, तभी आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी, नहीं तो बन नहीं सकता ना भाई, बाईं तरफ रखी वस्तु का प्रतिबिंब बना, अब उधर ही प्रतिबिंब बना रहे हैं हम, जिधर वस्तु रखी है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा, तो आभासी बनेगा ना उत्तल लेंस द्वारा। अब वस्तु तक की दूरी क्या लगेगी, 24 - x, प्रतिबिंब तक की दूरी क्या लगेगी, v, और फोकस दूरी क्या लगेगी, फोकस दूरी क्या लगेगी, क्या लगेगी, मैं बताता हूं, उस बात को ध्यान रख लेना। देखो फॉर्मूला तो वही है, वस्तु तक की दूरी 24 - x, और वस्तु तक की दूरी 24 - x प्लस में होगी। प्लस में क्यों होगी, क्योंकि दाईं ओर है, प्रतिबिंब तो वही है दाईं ओर, प्लस में ही लगेगा, तो -24 - x। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी गलती मत कर देना, फोकस दूरी 9 नहीं लगेगी, फोकस दूरी लगेगी -9, क्योंकि समझ रहे हैं ना, उल्टा हो गया ना हिसाब पूरा। तो अब देखो क्या हुआ, 1/v बराबर -1/9, उधर जाकर प्लस होगा 1/24 - x, समीकरण नंबर 2। ठीक है जी, अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे हम, क्योंकि ये भी 1/v का मान है और ये भी 1/v का मान है, हम दोनों को क्या रखेंगे, दोनों को बराबर रख देंगे, क्योंकि दोनों वैल्यू v की 1/v की हैं, तो हम दोनों वैल्यूज को बराबर रखेंगे। ठीक है, क्या क्या वैल्यू आई जी, ऊपर से तो वैल्यू आई थी 1/9 माइनस 1/x, और यहाँ वैल्यू क्या आई है, -1/9 प्लस 1/24 - x। ठीक है, और इसके बाद आज आपको दो बातें बताऊंगा मैं। एक तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक तरफ ले जाएंगे इन्हें, 1/9 प्लस 1/9 बराबर 1/x प्लस 1/24 - x, सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी और x की दो वैल्यू आएंगी। अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, एक और क्वेश्चन मेरे पास है, ठीक, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। 800 एंगस्ट्रॉन्ग और 700 एंगस्ट्रॉन्ग तरंग दैर्ध्य की परावैगनी किरणें हाइड्रोजन परमाणु पर मूल अवस्था में डाली जाती हैं। हाइड्रोजन परमाणु है और उस हाइड्रोजन पर एक 800 एंगस्ट्रॉन्ग का प्रकाश डाला गया, λ1 बराबर 800 एंगस्ट्रॉन्ग का, और एक 700 एंगस्ट्रॉन्ग का प्रकाश डाला गया और उससे इलेक्ट्रॉन निकले। पहले इलेक्ट्रॉन जो 800 एंगस्ट्रॉन्ग का डाला तो गतिज ऊर्जा थी इलेक्ट्रॉन की 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब वो डाला ना 700 वाला तो गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन निकला आपका कितना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वो पूछ रहा है प्लैंक नियतांक कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, प्लैंक नियतांक को मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक, इक्वेशन बनेंगी इस क्वेश्चन में। आइंस्टीन के समीकरण याद है, आइंस्टीन के समीकरण होती थी h न्यू बराबर W प्लस ई के गतिज ऊर्जा है। ठीक, न्यू की जगह मैं c/λ लगा सकता हूं, sc/λ बराबर W प्लस ई के। क्लियर। अब देखो मैं इसका शॉर्टकट बताता हूं, नहीं बता पाऊंगा क्योंकि h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैं तो 1 2 3 7 5 वाला बताता आपको।
ठीक, अब देखिए लैम्डा 1, लैम्डा 2, E1 E2 दे रखा है ना। अगर मैं पहले पॉइंट के लिए लेता हूं, पहली स्थिति के लिए लेता हूं, तो SC बटे लैम्डा 1 बराबर W प्लस E1, उसे E1 मान लेता हूं, और SC बटे लैम्डा 2 बराबर W प्लस E2। इन्हें घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों को, W से W कट जाएगा। यहां पर क्या आया, SC बटे लैम्डा 1 माइनस SC बटे लैम्डा 2 बराबर E1 माइनस E2। ठीक, कैलकुलेट कर लेंगे ना आप। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 से गुणा करेंगे, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 से गुणा करेंगे, और C की वैल्यू क्या लगाएंगे, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। कर लेंगे ना इसे क्वेश्चन को, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा आता है। इसे ऐसा मत समझना कि ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा। चलो, और अच्छे क्वेश्चन आए मेरे पास। 4 का कै, व्यतिकरण से क्या समझते हैं, व्यतिकरण की शर्तें लिखिए, मेरे ख्याल से थ्योरी में कर लेंगे। एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली तरंग दैर्ध्य दे रखी 300 मीटर। तरंग दैर्ध्य को किस सिंबल से व्यक्त करते हैं, लैम्डा से। लैम्डा बराबर क्या है, 300 मीटर। आगे, एक 2.4 माइक्रोफैराड धारिता का संधारित्र, धारिता को कैपेसिटी कहते हैं, कैपेसिटी का पहला शब्द C है, और वो है 2.4 माइक्रोफैराड, 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 6 फैराड। अनुनादी परिपथ के लिए कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए, प्रेरकत्व का, है ना, कुंडली के लिए प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए। प्रेरकत्व जानते हैं क्या, L, है ना, तो L ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो बच्चों, ये लैम्डा से आप आवृत्ति कैलकुलेट कर लीजिए। आवृत्ति का एक फॉर्मूला होता था, न्यू बराबर C बटे लैम्डा या F बराबर C बटे लैम्डा। यहाँ C प्रकाश की चाल है, ये V बराबर N लैम्डा से आया है। C का मान ये नहीं लगाना है, क्या लगाओगे, 3 गुणा 10 की घात 8, लैम्डा की वैल्यू 300, और फिर फॉर्मूला लगा देंगे F बराबर 1/2 पाई 1/√LC। क्लियर। और यहां से F स्क्वायर इजगल टू क्या होगा, 1/4 पाई स्क्वायर LC, और यहाँ C कौन है, धारिता। F कैल लगा दिया मैंने, ये आपको सॉल्व कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें, रिपीट हो सकता है जी, और ये हर बार आता भी है लगभग, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अब वो ज़्यादा समय लगता नहीं है पेपर में वैसे, मेरे ख्याल से तो अगर 1 घंटा भी अगर आप पेपर वो फोकस कर लेंगे तो पूरा पेपर याद हो जाएगा। चलो आगे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है भाई। ये जो क्वेश्चन है, किरचॉफ का नियम लिखिए, ये तो आ ही रहा है, साथ ही साथ एक नीचे क्वेश्चन दिया न्यूमेरिकल, कि जब मैं पढ़ता था तब भी आता था। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। L लंबाई की तांबे की छड़ कैपिटल B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से एक सिरे के परितः घूम रही है। ओमेगा होता है कोणीय वेग, मैंने आपसे सुबह आते के साथ पूछा था और आप कंफ्यूज हो गए थे। ओमेगा सिद्ध कीजिए छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर होता है। मैंने बोला ना 20 साल 30 साल पहले भी ये क्वेश्चन आता था। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, मैं इसका रिपीट कर दूं। क्वेश्चन ये है कि एक L लंबाई की ये छड़ है, L लंबाई की, एक सिरे के परितः मान लिया O से, एक O है, इसकी छड़ की लंबाई OA है, ये एक सिरे के परितः चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जा रही है। कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ये बात पूछी जा रही है। ठीक, तो बच्चों जब हम बाजार जाते हैं, चावल लेते हैं, क्या पूरे उससे कहते हैं पहले चावल, आपने देखा होगा किसी को पहचान हो या ना हो, पर जब चावल लेने जाएगा ना, दाल बाल लेने जाएगा, उसे उठा कर ऐसे देखा जाना कितना बड़ा एक्सपर्ट है, 4 दानों में पूरी बोरी देख ले, होता नहीं होता जी, 4 दाने देखेगा नहीं चावल बड़े बेकार है, कहेगा यही जिससे रेट कम हो। तो हम भी क्या करते हैं, फिजिक्स में भी या केमिस्ट्री में, साइंस में एक छोटा सैंपल लिया जाता है। चलो जी ये छड़ है, इसे चक्कर घुमा रहे हैं, हमने कहा चलो थोड़ा सा घूमने पर क्या हुआ ये देखते हैं। मान लिया dt समय, dt मतलब बहुत थोड़े समय में ये घूमकर A से B पर आ गई छड़। कहाँ आ गई, A से B पर कितने समय में घूम कर आ गई, ये dt समय में। d थीटा कौन घूमी, कितना कौन घूमी, ये लंबाई कितनी थी L, तो ये AB दूरी कितनी होगी, ये जो AB दूरी होगी ये कितनी होगी, ये चाप, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है ना,
कोण कितना है डी थीटा, चाप एल, तो ये कितनी त्रिज्या एल, तो चाप कितनी होगी एल डी थीटा, कितनी होगी एल डी थीटा होगी। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, कितना क्षेत्रफल तय किया इस डी टी समय में, ये क्षेत्रफल तय किया ना, इस क्षेत्रफल को डी ए कह देता हूं। डी ए बराबर ओ ए बी का क्षेत्रफल। पता है क्षेत्रफल क्या होगा इसका, 1/2 गुणा त्रिज्या गुणा चाप, चाप कितनी है एल डी थीटा। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हुआ, कितना क्षेत्रफल उसने तय किया, उसने इतना क्षेत्रफल तय किया ना, इतना क्षेत्रफल तय। मैंने क्षेत्रफल निकाला क्यों, उसने तो विद्युत वाहक बल पूछा था, ये तो मेरे मन में क्वेश्चन आया कि भाई कितना क्षेत्रफल उसने तय किया। फैराडे का नियम था, याद होगा, E बराबर एन डी फाई बटे डी टी था। मान लिया एक चक्कर उसने काटा तो n की जगह 1 है ना, अगर एक चक्कर की हम बात कर रहे हैं, फाई की जगह हम बी ए लगाते हैं, फाई बराबर बी ए होगा, और बी चूंकि कांस्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बदल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बदल रहा है, तो बी को क्या करेंगे हम, हाँ जी, बी को बाहर ले लेंगे, तो ये बी बाहर आ गया और डी ए बटे डी टी बना। अब डी ए बटे डी टी, इसे डी ए का वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं या इसका डिफरेंशिएशन लूं क्षेत्रफल का, तो यहां आ जाएगा बी 1/2 एल स्क्वायर डी थीटा बटे डी टी। ठीक, और डी थीटा बटे डी टी क्या होता है, कोणीय वेग। ठीक, तो ये क्या आया, ई बराबर 1/2 एल स्क्वायर ओमेगा, और बी आया, यानी वही आगे नहीं जो आंसर आना था 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये मेरा सिद्ध हो गया। तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से पीछे के अगर 10 सेट देखोगे ना 8 में मिलेगा, इतना अच्छा क्वेश्चन है। चलो जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे लिए, और आप इसकी प्रैक्टिस करना, और इस टाइप से अलट पलट के अगर आता है तो उसे थोड़ा सा, इसे जो है आप अरे तो सेलेक्ट हो गया अवनीश, उल्टा सेलेक्ट और हो गया। मैं सोच रहा शॉर्टकट हो जाए, शॉर्टकट तो हुआ नहीं मुझसे, और सेलेक्ट हो गया, कॉपी हो गई और नहीं। चलो जी, कोई बात नहीं, एक मिनट मेरी जवान को भी आराम मिल जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, याद होगा, बताया भी था। ट्रांसफार्मर क्या है, 5 का ख क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये भी। इसे देखेंगे, 2 गुणा 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना। मैंने क्या कहा था, जब भी कोई पार्टिकल आए उसका आवेश याद कर लिया करो। इलेक्ट्रॉन का आवेश, होठ हिलाओ ना थोड़ा लड़कियों, थोड़ा जाम हो जाएंगे नहीं तो हाथ पैर। क्या कितना होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1.6 गुणा 19 कूलम। बोलते हुए जोर पड़ रहा क्या, 2 गुणा 10⁻10 मीटर त्रिज्या, ये क्या हुआ, त्रिज्या को किस चीज से व्यक्त करते हैं, आर से। आर की वैल्यू दे दी, इलेक्ट्रॉन का आवेश दे दिया, इलेक्ट्रॉन की चाल दे दी, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, सीधा सा फॉर्मूला, बी बराबर μ0/4 पाई QV/r²। गतिमान आवेश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला ये होता है, और μ0/4 पाई का मान 10⁻⁻7, Q का मान इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन की चाल दे रखी है आपको 3 गुणा 10⁶, दूरी का वर्ग, दूरी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 2 गुणा 10⁻10 का वर्ग करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका इतने टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, ठीक। आगे चलें, खगोलीय दूरदर्शी तो याद होगा, एक इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻19, और द्रव्यमान भी याद कर लीजिए उसका कितना, 9.1 होता है, पर 9 आप लगा सकते हैं, 9 × 10⁻31 किलोग्राम। 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, 500 वोल्ट, V बराबर 500 वोल्ट। चाल ज्ञात कीजिए। देखो भैया,
ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले के बिना पेपर अधूरा रहता है, समझ लीजिएगा। मैं कई बार कह चुका हूँ आज ही इस बात को। गतिज ऊर्जा के दो फॉर्मूले मैंने बताए थे अभी, हाफ mv², और गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है qv। बस जी इस फॉर्मूले को मान लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा। और ये फॉर्मूला भूलना मत, ये फॉर्मूले के ऊपर आज एक नंबर ना मिले ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अनुगमन वेग और धारा के बीच संबंध बताइए। उससे अगला क्वेश्चन, बोहर की परिकल्पना लिखिए। थ्योरी के क्वेश्चन तो आप अपने आप करेंगे ही। चलिएगा, पेपर समाप्ति की ओर आ गया है मेरा। खंड या हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या कर रखा होगा आपने तैयार। आगे विवर्तन की विवेचना, भाई क्वेश्चन समझ लीजिए, अगर ना आए तो पढ़ लीजिए दोबारा। विवर्तन में जो एकल स्लिट आती है, केंद्रीय उच्च की चौड़ाई, आर्टिकल आएगा ही आएगा। आगे फोटो डायोड की संरचना व कार्यविधि, ये कर ही लेंगे। किसी प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए, किसी प्रिज्म है कोई, उस प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए है और अपवर्तनांक दे रखा है cot a/2। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? n को। न्यूनतम विचलन की स्थिति बताइए। न्यूनतम विचलन देखिएगा, प्रिज्म के लिए एक फॉर्मूला होता था, याद होगा आपको, n बराबर क्या होगा? साइन a प्लस डेल्टा m/2 बटे साइन a/2। n की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है? cot a/2 बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 साइन a/2। क्लियर? इस cot a/2 को लिख लेता हूं मैं cos a/2 बटे साइन a/2 बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 बटे साइन a/2। इससे काट दूं क्या? ऐसा कभी नहीं करते। हाँ, ऐसा कभी नहीं करते, मैंने जानबूझ के आपसे पूछा। इसे मत काटो, इसे काटो मत कभी भी, हमेशा क्रॉस गुणा करो, ये कॉमन आएगा। फिर कहेंगे या तो ये 0 है या ये 0 है। बात समझ में मैंने क्या कहा? नहीं आई समझ में? मैं आपको अभी बताता हूं, मैं आपको अभी बताता हूं। देखो, मैंने ये कहा आपसे, मैंने क्या कहा था आपसे कि काटना नहीं, कभी कट नहीं किया करते साइंस में। तो क्या करेंगे यहाँ, साइन a/2 मल्टीप्लाई इधर होगा cos a/2 बराबर साइन a/2 साइन। हालांकि इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ रहा, पर वो आदत बन जाती है। फिर कभी कभी दो आंसर निकल आते हैं, ठीक है? कभी कभी क्या होता है, दो आंसर कैसे निकलेंगे आप देखते हैं इसे। आप ये देखो, ये इधर एक तरफ ले जाता हूं और एक तरफ ले जाकर माइनस हो गया और बराबर 0 बराबर। अब दोनों में क्या कॉमन आ गया? साइन a/2 कॉमन आया, क्या आया? cos a/2 माइनस साइन a प्लस डेल्टा m/2। आप देखो, या तो ये 0 है या ये 0 है। ये 0 है नहीं, क्यों नहीं है ये 0? क्योंकि प्रिज्म का कोण 0 थोड़ी है। प्रिज्म का कोण कुछ तो होगा, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री कुछ तो होगा। तो ये तो 0 है नहीं। इसका मतलब क्या है? ये 0 है और ये 0 है। इसका मतलब क्या कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। क्लियर? कॉस को साइन में कन्वर्ट करना जानते हैं कैसे? साइन 90 माइनस, अब यहां पर साइन छोड़ देंगे और यहां से हम डेल्टा m कैलकुलेट कर लेंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। चलो, एक और न्यूमेरिकल आपका इंतजार कर रहा है, मैंने देखा अभी। ये तो टो बराबर NiAb है, सिद्ध कर लेंगे अपने आप। ये कांच के गोले वाला, लास्ट को और बता देता हूं, अन्योन्य प्रेरण, नाभिक विखंडन, नाभिक संलयन, और ये जो कुछ फॉर्मूले मान वैल्यूज दी जाती हैं, कभी दी भी जाती हैं कभी नहीं भी, तो याद होनी चाहिए आपको। तो एक न्यूमेरिकल करते के साथ मेरा आज का पेपर समाप्त। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 सेमी त्रिज्या और 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के गोले में, ठीक, एक गोला है,
3 सेमी त्रिज्या है। कितनी सेमी? केंद्र O है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के गोले में वायु का बुलबुला, कांच का गोला है पर बुलबुला काहे का है? केंद्र से 1 सेमी दूरी पर है। केंद्र से कहां पर है? इस केंद्र से वायु का बुलबुला है ये, और 1 सेमी दूरी पर है। तो ये दूरी कितनी हुई भाई? त्रिज्या 3 सेमी है, ये त्रिज्या भी 3 सेमी होगी, ये 1 सेमी, तो ये दूरी कितनी हुई? उसने ये पूछा व्यास की दिशा में देखने पर बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए जब बुलबुला कांच के निकटतम पृष्ठ से देखा जाए। बताओ, बुलबुला तो ये निकटतम पृष्ठ इसका कौन सा भाई? ये वाला या ये वाला? बाएं वाला ना। तो ये वाला निकटतम पृष्ठ है, इससे हम देख रहे हैं, ये आंख है तुम्हारी किसी की, मेरी तो है नहीं ऐसी, तो देख रहे हैं, तो ये बुलबुला कहां दिखाई देगा? एक इस क्वेश्चन में पहले ही बता देता हूं, जब कांच के अंदर वायु का बुलबुला होगा, ये जो अपवर्तनांक 1.5 दे रखा है, ये अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच का दे रखा है। किसका दे रखा है? वायु के सापेक्ष। परंतु इस क्वेश्चन में चूंकि बुलबुला वायु का है, कांच के अंदर है, तो एक फॉर्मूला आपने हाई स्कूल से पढ़ रखा होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको 1.5 दे रखा है, दे रखा है। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा? इसका उल्टा होगा ना, याद है? 1/1.5 होगा ना, यानी ये 2/3। इस फॉर्मूले में जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r, तो मैं n की वैल्यू 2/3 लगाऊंगा, 3/2 नहीं लगाऊंगा। या तो ये परिवर्तन पहले कर दें, या इसी फॉर्मूले में n की जगह 1/n लगा दें, एक ही बात है। ठीक है जी। तो ये क्योंकि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक नहीं लगेगा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक लगेगा। क्लियर? अब आप देखें इसमें मैं करने क्या जा रहा हूं। देखो मैं करने ये जा रहा हूं, यहां पर इसे तो इरेज करने ही जा रहा हूं, खैर ये तो हो गया इरेज। अब आप देखें, ठीक है जी। अब आप ये देखें यहां पर, इसके लिए बाहर से वस्तु की दूरी कितनी है? वस्तु तो ये है ना, इसके लिए वस्तु की दूरी कितनी हुई? 2 सेमी। वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं? u। पृष्ठ से वस्तु तक की दूरी को क्या कहते हैं? और पृष्ठ से दाईं ओर है या बाईं ओर है? दाईं ओर है। दाईं ओर की दूरी काहे में लेंगे? प्लस में। ठीक जी। वक्ता त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर, वो भी केंद्र भी इसके दाईं ओर है, और दाईं ओर की दूरी काहे में लूंगा? प्लस में। अपवर्तनांक 3/2 मुझे लेना नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया वायु का बुलबुला है तो उल्टा लगेगा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक लगेगा, और वो अपवर्तनांक कितना आया था? जी अब कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में लगा देंगे और आंसर पा लेंगे। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? कैलकुलेट कर लेंगे v। इसी क्वेश्चन में अगर ये कहता, ये निकट पृष्ठ की जगह कहता दूर वाला पृष्ठ, तो दूर वाला पृष्ठ कौन सा होता? ये वाला। आंख इधर लगती, यहां रखी जाती। ठीक है। अब जब आंख लगती यहां आती, तो इसकी वस्तु की दूरी क्या लगती भाई? 3 तो ये रह गई और 1 ये हो गई, कितनी लगती? कितनी कितनी? अरे 3 तो दूरी हो गई, 1 ये हो गई, 4 ही लगेगी। पर क्यों 5 कर रहे हो यार? क्यों 4-5 कर रहे हो? -4 लगेगी। माइनस क्यों लगेगी? बाईं ओर है, पहले वाले पृष्ठ के दाईं ओर था तो प्लस में ली, और यही क्वेश्चन अगर दूर वाले पृष्ठ से हो जाता तो बाईं ओर है तो क्या लगेगी? -4, और वक्ता त्रिज्या भी क्या लगेगी? -3। अब ये माइनस कहां से आ गया? बाईं ओर है, यही अंतर है दूर पृष्ठ और पास पृष्ठ का। और वक्ता त्रिज्या लगेगी n, यही लगेगा, और फॉर्मूला यही लगेगा n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r, है ना। इनका भी फोटो ले लो जिससे पता चल जाए कौन कौन क्लास में था। घुमा दो। समझ में बात आई या नहीं आई? पूरा सेट क्लियर हुआ आपको? हाँ, उम्मीद करूं कि कल याद करके आओगे इसे। आपका फोटो इसमें से लिया जा रहा है यहाँ से, कि आपका जैसे मुझे पता लग जाए कि कोई गायब ना हो जाए, और कॉपी लिख कर लाओगे, और कई कई बार इसे सेट करोगे। आज 2022 का एक सेट कराया, कल दूसरा सेट कराएंगे, और उसके बाद फिर तीसरा सेट कराएंगे। सारे सेट हम कराएंगे। ठीक है, थैंक यू। कितनी देर